नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी जो भी सर्कुलर 66 है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, परिशिष्ट 2 के बारे में और बाकी जो भी करप्शन है इस विषय में हमने बात की थी। हमने जाना कि एसआरए के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो किस हद तक है और आम जनता को उनका कोई भी अधिकार मिल नहीं रहा है। जहां एक तरफ सफ़ेदपोश नेता, सरकार में बैठे मंत्रिमंडल और एसआरए के अधिकारी ये आम जनता का शोषण कर रहे हैं। कानून है लेकिन कानून लागू नहीं होता है। यदि आप अधिकारी को बताएंगे कि कानून है तो आपको गुमराह करेंगे, अरे ये कानून ऐसा नहीं है, ये कानून ऐसा है। लेकिन जो भी सर्कुलर्स है, जो भी कानून है, वो कानून क्लियर कट लिखा हुआ है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि आपका अधिकार क्या। लेकिन ये अधिकारी इन चीज़ों पे आपके या आम जनता के लिए कोई भी कानूनी ढंग से काम नहीं करते। अब दोस्तों आइए समझते हैं 153 सर्कुलर 153। ये अगर डेवलपर्स भाड़े नहीं दे तो आपको क्या करना है। सर्कुलर 153 में एप्लीकेशन भर के आपका डिटेल्स, आपके एनेक्सर की कॉपी, आपके बैंक के डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आपका आरटीजीएस नंबर, अगर नहीं है तो एक कैंसल चेक लगाइए। कैंसल चेक की कॉपी जेरोक्स भी चलेगा, चेक का जेरोक्स भी चलेगा, क्योंकि चेक के ऊपर जो भी आरटीजीएस नंबर है वो क्लियर कट दिखते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि बाकी जो लोग भी ये चीज़ पुटअप करते हैं एप्लीकेशंस, उस एप्लीकेशन में जो पिछला किराया आया है बस वो चीज़ आप संलग्न करते हैं। ऐसा मत करिए। अब जब भी 153 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो बिल्डर ने आपको कितना किराया दिया है वो टोटल पेज जो आपके पासबुक पे है वो टोटल पेज का जेरोक्स लीजिए, उस पर एंट्री कीजिए। एंट्री मतलब मार्किंग कीजिए जिसमें डेट कब ट्रांसफ़र किया है वो डेट है, और उस हिसाब से पता चलेगा कि बिल्डर ने आपको अभी तक कितने किराए भुगतान किए हैं, कितने साल का किराए का भुगतान किया गया है। प्रॉब्लम्स क्या होती है दोस्तों? प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि अधिकारी जानते नहीं हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि अधिकारी कानून का उल्लंघन करते हैं। जैसे कि 153 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि डेवलपर्स हर साल स्वयं घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे एआर डिपार्टमेंट में। क्या सहायक निबंधक विभाग से कभी भी किसी डेवलपर्स को इस विषय में नोटिस निकाल के कहा गया है कि भैया आपने कितने भाड़े अभी तक दिए हैं, सबका सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करो? लेकिन यहाँ पे फॉल्स रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। जो एआर बैठी हैं वो फॉल्स रिपोर्ट सबमिट करती है, वो आफ्टर थॉट स्टेटमेंट दर्ज कर ऑर्डर पास करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के विरुद्ध जाती है। तो ये 153 में प्रॉब्लम्स क्या होती मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मेरा घर टूटा 2016 में। अब 2016 में मुझे एक भाड़ा दिया गया, तो वो भाड़ा 2016 2017 कहलाएगा, क्योंकि हमें एडवांस भाड़ा मिलता है। इस बात को आप समझिए, हमें एडवांस भाड़ा मिलता है। अब डेवलपर ने 2017 में भाड़े दिए लेकिन 6 महीने बाद दिए।
बराबर। लेकिन आपकी भाड़े की अकाउंटिंग उसी डेट से होगी जिस डेट पे आपका घर टूटा है। इसके लिए आपका जब भी मकान आप पोजीशन हैंडओवर करते हो या आपका घर टूटता है, जिस दिन आपने पोजीशन हैंडओवर किया है तो आपको डेवलपर से पोजीशन लेटर लेना है कि भैया मैंने आपको पोजीशन हैंडओवर किया, मुझे पोजीशन ताबा पत्र दीजिए कि इस डेट को मैंने दिया हूँ। तो ये आपके लिए एक एविडेंस के रूप में काम करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जब दूसरा भाड़ा उन्होंने 6 महीने बाद दिया, अब आपको 2 साल भाड़े दिए ही नहीं, मतलब 2016-17 का भाड़ा मिला, 2017-18 का भाड़ा मिला, अब 18-19, 19-20 का भाड़ा मिला ही नहीं। अब आपने क्या किया, एक 153 में एप्लीकेशन फाइल कर दिया, वहाँ से ऑर्डर्स आए, बिल्डर ने 1 साल का भाड़ा आपको दे दिया। अब 1 साल का भाड़ा दिया तो ये भाड़ा आपका 18-19, ये 18-19 का भाड़ा ये बिल्डर दिखाएगा। बीच में आपको जो 17-18 का भाड़ा नहीं दिया है, 18-19 का, 19-20 का भाड़ा दिखाएगा कि यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन आपके बीच के दो भाड़े हैं वो बिल्डर हड़प करने के लिए देखेंगे, वो खा जाएंगे, और ये अधिकारी उनका साथ देते हैं। जो एआर में मैडम बैठी हैं वो उनका साथ देती है। ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे मैटर्स चले हैं, हमारे मैटर्स में आज भी जो ऑर्डर्स वो दे रही है वो ऑर्डर्स उन्होंने खुद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे समझ में नहीं आता है, खाली सिग्नेचर कर दिया है। उस ऑर्डर्स में लिखा गया है कि सीईओ एसआरए ने कहा है कि डेवलपर्स और एप्लीकेंट जो भी है वो अपने भाड़े का डिटेल्स दे, और डेवलपर्स सभी लोगों के भाड़े की डिटेल्स दे, जब से रूम तोड़े गए आज तक कितने भाड़े प्रोवाइड किए गए और कितने ड्यूज पेंडिंग है। और ये होने के बाद तब इस मैटर को 32 में चालू किया जाए, तो हियरिंग के लिए प्रपोज कीजिए। अब मैडम ने ये वाक्य जो सीईओ एसआरए ने कहा, ये वाक्य मेंशन किया है ऑर्डर में, लेकिन लास्ट में ऑर्डर पास कर दिया है और 6 जन के भाड़े रिलीज करा दिए। भाई भाड़े तो एक साथ आनी चाहिए ना, अगर भाड़े का मैटर चालू है तो सबको दीजिए भाड़े। 6 लोगों के भाड़े का डिटेल्स बोलती है मुझे मिला, फिर बोलती कि मैंने 77 लोगों के भाड़े का डिटेल्स दिया, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह सब है, अकाउंट नंबर वगैरह सब है, लेकिन हमारे भाड़े को फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं भेजा गया। उसका कारण क्या है दोस्तों बताऊं, कि इस मैडम ने डेवलपर से कहा 1,38,00,000 रुपए भर दीजिए, आपका मैटर खत्म हो जाएगा, और इन्होंने 1,38,00,000 रुपया भर दिए, और भरने के बाद इन्होंने लेटर दे दिया स्टॉप वर्क। 4 स्टॉप वर्क थे दोस्तों, एक नहीं 4 स्टॉप वर्क, चारों स्टॉप वर्क खत्म कर दिए गए। अब प्रॉब्लम्स ये हो गई कि जब हमने रिपोर्ट डाला, पहली रिपोर्ट हमने डाला 66 लोगों की, 66 लोगों की जब रिपोर्ट गई तो उसमें तकरीबन 10.5 करोड़ रुपए थे। अब जब दूसरी रिपोर्ट गई 77 लोगों की, तो उसमें तकरीबन 12.5 करोड़ का ड्यूज पेंडिंग हमारे दिखा रहता आउट ऑफ 250, जिसमें कि जो 6 लोग थे ना उनका भी नाम समाविष्ट था। अब डेवलपर ने क्या किया, उन 6 लोगों को अलग से पटाया कि भाई आप अलग हो जाओ, आप अलग से लड़ो, जबकि उन 6 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉपर भाड़े मिलते आए, जिसमें जीता जागता सबूत कि एक बंदे का खाली 66,000 भाड़े हैं, मतलब इसको पहले भाड़े मिल चुके हैं, उन भाड़े को भी रिलीज कर दिया गया। मुझे उससे नाराजगी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों को 2018 से भाड़े मिले नहीं हैं उनके भाड़े इन मैडम ने रिलीज करने का ऑर्डर नहीं दिया, और ऊपर से ऑर्डर में दिया कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अब मुझे बताइए, मैटर 2019 से चालू है, 2020 से हेयरिंग चालू है, 2020 की हेयरिंग 2024 तक आई, हमने बाकायदा समय पे सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए,
ऑर्डर्स आए, जिस ऑर्डर्स में इन्हीं मैडम ने लिखा है, इन ऑर्डर्स में इन्हीं मैडम ने लिखा है कि ये सिद्ध होता है कि डेवलपर ने 2018 से भाड़े नहीं दिए। 42 लोगों के 42 लोगों के। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि हमारे जो लोग थे, जो केस में थे, उनके किसी के भी भाड़े रिलीज करने का ऑर्डर नहीं दिया कि डेवलपर ने वहाँ पे 1,38,60,000 और 1 करोड़ समथिंग 2 करोड़ रुपए के करीब जमा किया था। अब मैडम के लिए ये तकलीफ हो गई कि अगर ये सब भाड़े घर भेज देती हैं तो एफसी डिपार्टमेंट बोलेगा भैया इतने भाड़े तो है ही नहीं हमारे पास, डेवलपर जमा ही नहीं किए, तो बिल्डर से जमा करवाइए। इसके लिए इन मैडम ने हमारे मैटर्स को वहीं पे स्टैंड बाय में रख दिया, ना ही उस मैटर को सीओ विसौरी के पास लगाया 13-2 की हियरिंग में, डायरेक्ट ऑर्डर पास कर दिया। जबकि इस मैटर में ऑर्डर पास करने का अधिकार इनके पास था ही नहीं है, ना है भी नहीं। उसके बावजूद इन्होंने ऑर्डर पास किया है। दोस्तों ये है करप्शन, ये है करप्शन। इसके लिए मैं कहता हूँ जब भी आप 153 में कोई भी एप्लीकेशन फाइल कीजिए, आपके जितने भाड़े डेवलपर्स ने दिए हैं वो आप नोट डाउन करिए कि पहला भाड़ा कौन सी ईयर का, दूसरा भाड़ा कौन सी ईयर का, तीसरा भाड़ा कौन सी ईयर का, कौन से डेट को दिया गया, और फिर उसके बाद बताइए कि ये इतने साल का मेरा भाड़ा पेंडिंग है। हमने उस मैटर में कहीं भाड़े बढ़ा के देने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैडम ने जानबूझ के वहाँ पे कहा गया है कि भाड़े बढ़ा के देने की बात कही गई है। हमने भाड़े बढ़ा के देने की बात नहीं की है मैडम। हमारे उतने भाड़े आए हैं, उसके ऊपर 5% हर साल के 5% इंक्रीमेंट है। वो तो आप देखिए, आप अपना ही कानून आपको याद नहीं है, सरकार ने बनाया है, आपको बिठाया क्यों, कानून को पढ़िए आप। हमारे अकाउंट में उसके पहले जो भाड़े आए हैं उनके पर 5% इंक्रीमेंट लगाया है हमने भाड़े बढ़ाए नहीं है। हमारा जो भाड़ा 2016 में 15,000 निश्चित किया गया है, तो 15,000 के हिसाब से ही हमने जोड़ा है, हमने भाड़े बढ़ा के नहीं लिए। हमने ये बताया कि हमारे भाड़े ये 15,750 से, जिनका 2018 में चालू है, तो पहले साल में 15,000 दिया था, अब दूसरे साल 5% इंक्रीमेंट, तो 15,750 हुआ, तो वो हिसाब से हमने डाला है। शायद आपको डिपार्टमेंट में कोई अकाउंटेंट रखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई लिस्ट बराबर है या नहीं। यदि आपको गणित नहीं आती है तो गणित सीखिए मैडम, गणित सीखिए। हमने वहाँ पे जो टैली दिया है ना, वो टैली के अंदर 5% बढ़ा के दिया है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन SRA स्कीम। जो अधिकार दिया है हमें वो हमने डाला है, हमने अलग से नहीं बढ़ाए भाड़े, हमने कहीं भाड़े बढ़ाने का जिक्र ही नहीं किया है। फिर भी मैडम ने जानबूझ के बहाने के लिए हमने यहाँ तक डाला, सबमिशन किया कि डेवलपर ने या प्रशासक ने हमको कोई लिस्ट नहीं दी, और इन्होंने डेवलपर्स की वो आफ्टर लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि इन्होंने पूरा डिटेल्स दिया है, जबकि वो लिस्ट में लोगों के भाड़े खा गए हैं। जिस व्यक्ति के 60 लाख रुपए भाड़े बाकी है, उस व्यक्ति का दिखाया जा रहा 5 लाख रुपया बाकी है। उनकी 2 दुकानें हैं, इन दुकानों का 25 लाख रुपया, 25,000 पर मंथ, यानी 3 लाख रुपया, उसके ऊपर 5%, ये मिला के तकरीबन दोनों दुकानों का 6 साल हो गए, 7वां साल जून से चालू हो रहा है। उन 6 सालों में भी तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया हो रहा है, और आप डेवलपर ने दिखाया कि उसके अंदर 5 लाख रुपए दोनों दुकानें की भाड़े बाकी है, और आपने मान लिया। आपने वो हियरिंग को सीओ साहब के पास भेजना चाहिए था, लेकिन आपने उस हियरिंग को चला दिया, उस मैटर को ख़त्म कर दिया, डिस्पोज कर दिया। क्यों? आपको किसने अधिकार दिया? तो ये हमारे यहाँ की AR मैडम, बाबनकुले मैडम, उन्होंने ये कार्य किया है, ये करप्शन किया है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो लोगों के अधिकारों का हनन किया गया है। और बार बार कहते हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो। अरे भैया, बार बार के एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बार बार के डॉक्यूमेंट बदल जाएंगे?
हमने डिटेल्स दे दिए हमारे भाड़े कितने बाकी है। डेवलपर बताए ना कि भैया डिटेल्स गलत है या नहीं, आज तक क्यों नहीं बताया, जबकि हमारी डिटेल्स तकरीबन 6 महीने पहले दी गई है और भी 2 बार दी गई, पहले 66 बाद में 77 का, सॉरी पहले 71 का बाद में 77 का। तो मुझे बताइए 2 बार लिस्ट दी गई है। चलिए ठीक है, उसमें एक व्यक्ति का नाम 2 जगह आया है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हो गए, आप क्या डबल भाड़े देंगे? तो 76 पड़ी है, एक को काट दीजिए, एक नाम डिलीट कर दीजिए। उसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है वो। तो उस बेस का बहाना लेके आपने लिस्ट ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये सोची समझी चालीस आपकी थी और आपने बिल्डर को बोला कि इनमें से 6-7 लोगों को अलग कीजिए, जबकि हमारे फील्ड में से जो भी गए उसमें से खाली 1-2 जन गए, बाकी जितने थे उनका तो 153 में कभी मैटर चला ही नहीं। 2021 में उनका मैटर चला था, ऑर्डर हुआ, उनको भाड़े मिले, उनका मैटर ख़त्म हो गया। 2022 में उन्होंने भाड़े लिए, तोड़ तोड़ के 4-4 महीने का चेक लिया, यानी कंटिन्यूटी भाड़े दे लेते गए। और उन लोगों को खड़ा करके आपने बाकी लोगों के झोपड़ी धारकों के साथ अन्याय किया है। ये आपने और बिल्डर ने पूरा मैनिपुलेट किया गया है। तो जब उनके भाड़े डाल दिए तो बाकी लोगों के भाड़े क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपको पता है कि आपने बिल्डर को जितने पैसे भरने के लिए बोले हैं बस उतना ही पैसा भाड़ा दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं मैडम। हम जाएंगे कोर्ट, हम जाएंगे कोर्ट और ये सच्चाई बताएंगे कोर्ट को कि आपने क्या किया है। आपकी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, जो आप फॉल्स रिपोर्ट दे रही है, मंत्रालय में दे रही है 17 करोड़ का, 16,95,06,000 और बिल्डर को दे रहे 1,38,60,000। तो ये चीज़ टैली मरवाएंगे ना, कोर्ट में बताएंगे ना कि भाई ये मैडम क्या काम कर रही है। क्या ये सरकार ने इनको इसीलिए बिठाया है, ये प्रशासकीय ड्यूटी इसलिए दिया गया है कि लोगों की जो भी रिपोर्ट है उसको बदली कर दिए जाए? तो ये काम कर रही है संध्या मंगेश बाबनकुले। तो ये 153 है दोस्तों। तो 153 के क्या करप्शन है? दूसरी चीज़ हेयरिंग चलाएंगे, जबकि 153 की हेयरिंग, एक हेयरिंग के बाद मैटर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये मैडम 1-1 साल हेयरिंग चलाती है। क्योंकि इनको बिल्डर कहता है कि भैया टाइम पास करते रहिए, ये टाइम पास कर, टाइम पे टाइम, तारीख पे तारीख, जबकि एक मैटर में इनका ख़त्म होना चाहिए। डेवलपर्स को पहले आपने दिया इंटीमेशन कि भाई आपने भाड़े नहीं दिए, भाड़े 15 दिन में देखिए इसको क्लियर करो, अन्यथा इस तारीख को हेयरिंग लगा रहे हैं। अब डेवलपर्स वहाँ पे आया है, जब उसने भाड़े प्रोवाइड नहीं किए तो आप बिल्डर को बोलते आपका सेस फाइल करो। अरे तो क्या जो अप्लीकेंट ने वहाँ डाला है मुझे भाड़े नहीं मिले, उसके बैंक रिकॉर्ड बता रहे, तो क्या गलत है? तो बिल्डर को पूछिए, आपने अगर भाड़े दिए तो मुझे डिटेल्स दीजिए, कौन से अकाउंट में भेजा आपने, भाई बात खत्म हो गई वहीं पे। लेकिन फिर भी 1 साल के भाड़े को 2-2 साल 3-3 साल चलाने का ये यहाँ पे प्रचलन चला हुआ है एसआरए के अंदर, जहाँ आम पब्लिक पीस रही है, न्याय के नाम पे अन्याय हो रहा है और बिल्डर को बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये है करप्शन, बहुत बड़ा करप्शन, जिसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार भी सोई हुई है। लोग परेशान हो रहे भाड़े के लिए, कितने लोगों को तो हार्ट अटैक आके उनकी मृत्यु तक हो गई है खाली इन अधिकारियों के कारण। उसकी जिम्मेदारी ये है। मैं तो कहता हूँ सरकार को इनके ऊपर 304A में आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 304A में इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल करना चाहिए कि इनकी वजह से उनकी मौत हुई है। ये भ्रष्टाचारी लोग, ये अन्याय कर रहे लोगों पे। तो दोस्तों ये है 153 और ये है उसका करप्शन। अब आप बताइए, अगर जो 153 में लड़ रहा है तो क्या उसको भाड़े तुरंत आ गए? कितने साल से लड़ रहे ये भी बताइए, जरा कमेंट कीजिए, तो मालूम पड़े मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई तो 2020 13 मार्च 2020 को पहली रंग लगी थी और आज तक चालू है। कोई रिलीफ नहीं, कोई भाड़े नहीं, 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया गया किसी को। तो ये करप्शन है 153 का। अब दोस्तों सर्कुलर नंबर 150 और 155 दोनों सेम ही है, का अमेंडेड वर्जन है। अब उसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी डेवलपर बियॉन्ड द सीसी काम करता है तो उसको 18% पर एनम के हिसाब से उसको पेनल्टी लगाई जाएगी।
हाँ, 18% पर एनम के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर वो फेल होता है, जो भी रेशियो है सेल बिल्डिंग का और रिहैब बिल्डिंग का, इन अकॉर्डेंस विद द सर्कुलर नंबर 192 में जो भी उनका दिया गया है रेशियो, उस रेशियो को कायम रखने में वो फेल होता है तो उसको 10 टाइम पेनल्टी दी जाएगी, 10 टाइम्स पेनल्टी है। तो क्या ये अधिकारी लेते हैं? क्या अधिकारी लेते हैं? तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ें अधूरी रही है, इसको हम 192 भी बताते हैं, क्योंकि 150 155 समझ गए कि बियॉन्ड द सीसी, बिना सीसी के आपने काम किया है, और जो भी एसआरए का रेशियो है, सेल बिल्डिंग और रिहैब बिल्डिंग का रेशियो, उसके विपरीत आपने काम किया है। तो अब पहले रेशियो समझ लेते हैं। तो 192 में रेशियो क्या कह रहा है? अब 192 में क्या क्या रेशियो कह रहा है कि पहले जो इनको प्लिंथ सीसी दी जाती थी, अब डेवलपर्स एसोसिएशन में कहा कि भाई हमें लेट होता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हम बराबर डेवलपमेंट फास्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें साथ में सीसी दिया जाए। अब इनको 1:1 रेशियो की सीसी दी जाती है। 1:1 रेशियो मतलब आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, रिहैब और सेल, लेकिन सेल में सिर्फ आप आरसीसी फ्रेम खड़ा कर सकते हैं। आपको कोई भी ईंटे की दीवार या पार्टीशन ये आप नहीं मार सकते। ये सर्कुलर 192 कह रहा है, आप नहीं मार सकते। अब दूसरा, अगर से रिहैब बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है तो आपको 1:0.9 का रेशियो के हिसाब से आपको सीसी मिलेगी। अब यदि रिहैब बिल्डिंग को ओसी हो गई है तो 100% आपको सीसी मिल जाएगी, लेकिन 10% आप काम नहीं कर सकते जब तक कि आप लेआउट, एलओआई, सीसी, फेस प्रोग्राम और इत्यादि में दिए हुए कंडीशंस का कंप्लायंस नहीं करते हो। उसको कंप्लायंस करने के बाद ही आपको 100% सीसी दी जाएगी। सीसी तो आपको 100% दे दी गई, लेकिन आप 90% ही काम कर सकते, 10% आप नहीं कर सकते। ये रूल्स है, सब समझ गए? अब ये फेज का जो रेशियो है, अब डेवलपर्स क्या करता है कि सेल बिल्डिंग के साथ में पहले रिहैब बिल्डिंग के पहले सेल बिल्डिंग खड़ा कर देता है, वो भी बिना सीसी। अब उस पर हम क्या करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, उस पर एमआरटीपी निकलती, उस पर एमआरटीपी में डिमोलिशन का दिखा हुआ होता है। एमआरटीपी 53 सबसेक्शन 6 के अंदर एफआईआर होता है, एफआईआर में हमारा स्टेटमेंट होता है, सब कुछ हो जाता है। बीएमसी आती है, खाली कांच तोड़ती है, और यहाँ के नेता उसको रुकवाते हैं कि भाई गरीब आदमी का महल क्यों तोड़ रहे हैं, वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब ये हमारे जो दयालु अधिकारी है, ये मात्र 2.5 करोड़ रुपया लेके उसको रेगुलाइज करते हैं। अब 10 टाइम पेनल्टी कहाँ गई? क्योंकि उन्होंने पूरी बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया था, फुल फर्निश, बियॉन्ड द रेशियो। सेल बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट नहीं है, और अभी भी रिहैब बिल्डिंग अभी भी कंप्लीट नहीं। सेल बिल्डिंग कंप्लीट हो के जमाना हो गया है, और अब रिहैब बिल्डिंग तोड़ के उसमें सेल विंग और बनाया जा रहा है, जहाँ पे एलओआई के अंदर 251 लोग हैं। जो पहले इनका प्लान पड़ा था 2021 में, उसमें मात्र 204 यूनिट थे। अब अधिकारी कहते हैं कि भाई नहीं, उसको बढ़ाया जा रहा है। अरे भाई, उसको जब गाले कम कर देंगे, एक बिल्डिंग में 6 गाले कम करेंगे, 6 9 गाले कम करेंगे, तो आपका यूनिट बढ़ेगी या कम होगी? जो कि पहले बिल्डिंग बनाई थी 269, अब इनको बनाना है 300। तो अब मुझे बताइए कि उसमें यूनिट कम होंगे या ज़्यादा होंगे? ऊपर से ये वहाँ पे कॉमर्शियल गालों का परमिशन दे दिया है, अमेंडमेंट, वो भी
59 का वायलेशन करते हुए, 140 का वायलेशन करते हुए। अब 140 में कहा जा रहा है कि प्रशासक ने सिग्नेचर कर दिया। भैया प्रशासक को अधिकार ही नहीं सिग्नेचर करने का। प्रशासक वहाँ इस चीज़ के लिए नहीं बिठाया गया। प्रशासक वहाँ कमेटी को स्थापित करने के लिए दिया, उसका इलेक्शन लेने के लिए दिया गया है। वहाँ पे प्रशासक को ये डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं बिठाया गया है। और प्रशासक अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ करता है तो विदाउट टेकिंग एजीएम वो नहीं कर सकता है। उसको एजीएम लेना ही पड़ेगा, लोगों से, लोगों को पूछना पड़ेगा, उनका ठहराव करना पड़ेगा, तब जाके कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो क्या ये अधिकारी यहाँ पे करप्शन नहीं कर रहे? तो क्या ये अधिकारी यहाँ के जो महाराष्ट्र के राजस्व को नुकसान नहीं पहुँचा रहे? तकरीबन वहाँ का जो भी पेनल्टी थी, 10 टाइम्स पेनल्टी, 2500 करोड़ रुपए पेनल्टी आती थी, लेकिन उन्होंने 2.5 करोड़ में सेटलमेंट किया बिल्डर के साथ में। सीओ एसआरए ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोडके ने, मीरचंदानी ने, ये सब लोगों ने मैनेज किया हुआ है। तो भाई बताइए 2.5 करोड़ की पेनल्टी कैसे, जबकि उन्होंने 1 फ्लोर टोटल इलीगल बनाया और 1.5 फ्लोर टोटल इलीगल बनाया बियॉन्ड द सीसी, और फुल फर्निश कर दिया रेशियो के बगैर। यहाँ तो उन्होंने बताया रेशियो के अगर रेशियो के खिलाफ भी करेंगे तो आपको 10 टाइम पेनल्टी भरना है। तो भाई यहाँ तो इलीगल कंस्ट्रक्शन प्लस 18% कहा गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का 18%। अब ये सारी कौन से हिसाब से मार रहे फाइन मुझे नहीं मालूम। 18% कैसे 2.5 करोड़ रुपये आएगा? कि टेली उनके पास है, मैंने मांगा हूँ कि भैया मुझे टेली बताइए कौन से हिसाब से आप 18% ले रहे हैं। तो ये है करप्शन, जहाँ राजस्व को, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है, आम लोगों की लाइफ को स्पॉइल किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। तो आप बताइए ना, कहाँ पैदा हुआ विनाश? विकास कहाँ पैदा हुआ? कहीं आपको दिख रहा है विकास? मात्र विनाश है सारे में। एक अच्छी स्कीम को इन अधिकारियों ने पूरा भ्रष्ट कर दिया, करप्ट कर दिया। एक अच्छी स्कीम थी लोगों के लिए, हर चीज में व्यापार है यहाँ पे, इस सारे के अंदर व्यापार। आप अगर इसके भुक्तभोगी नहीं है तो कभी एसआरए में जाके कहिए, पूछिए, सर हमारी मेरा पात्रता करना है, कितना कब करेंगे, कैसे करेंगे, अपील मैंने फाइल किया हूँ, जोड़ पत्र 3-4, मुझे बताइए। देखिए जवाब क्या होता है उनका। जवाब क्या होता है, इवन आप अपील में से ऑर्डर्स भी लेके आते तो भी आपको फिर वापस मतलब ये अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स को भी डिनाई करते हैं। जीआरसी का ऑर्डर आएगा उसको भी डिनाई करने के लिए तैयार है। अरे भैया आपके ऑर्डर्स पे हमने चैलेंज करके लाया, तभी तो आपके पास वापस रिमाइंड बैक किया गया, तो आप ऑर्डर पास कीजिए ना, अभी सप्लीमेंट्री बनाइए। लेकिन नहीं, मनमानी है, लोगों का हैरेसमेंट। अगर यही आप तो आप बोली लगा लीजिए ना, 2 दिन में नेक्स्ट विल डू आपके हाथ में, लिख के देता हूँ, 2 दिन में नेक्स्ट विल डू आपके हाथ में। क्या चल रहा है सारे में? आपको पता है कंपनी अथॉरिटी काम कब तक करते हैं? रात को 8 बजे तक। दिन में आपको नहीं मिलेंगे वो। दिन में जब भी जाओ बोलेंगे साहब कोर्ट में है, 5 बजे के बाद पब्लिक का समय खत्म, तो 8 बजे तक क्या करते हैं वहाँ पे इनके अधिकारी? इसका जवाब कौन देगा? क्या सरकार देगी? 8 बजे तक वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा, क्या ओवर टाइम चल रहा है यहाँ पे? अगर ओवर टाइम चल रहा है तो पब्लिक आवर भी रखना चाहिए, पब्लिक आवर भी रखना चाहिए। लेकिन मात्र 5 बजे से 8 बजे तक सिर्फ वहाँ पे एजेंटों का काम होता है, कोई पब्लिक नहीं रहती। कि 8 बजे 9 बजे तक काम चलते भाई। तो आप समझिए चीज़ को कि क्या हो रहा है भाई। 5 बजे डिपार्टमेंट बंद होता है तो बंद करिए ना, फिर 8 बजे तक क्यों बैठे आप? तो इतना काम करने का शौक है तो आप लोगों की जो अप्लीकेशन है उसके जवाब क्यों नहीं देते आप? जब 8 बजे तक काम कर रहे हैं तो अप्लीकेशन जवाब तो बहुत जल्दी मिलना चाहिए, तो उसके जवाब ही नहीं देते, पड़ी रहते एप्लीकेशन ऐसे, एक रिप्लाई नहीं देती है। मतलब ऐसे है ये चल रहा है, ये करप्शन, मात्र करप्शन रह गया है। और ये करप्शन की जो शुरुआत हुई दोस्तों 2014,
मेरा इशारा मत देखिए कि वहाँ पे बीजेपी है कांग्रेस है, लेकिन हकीकत में 2014 से करप्शन है। मैं एक्टिविज्म में था, मुझे पता है। मैं 2014 के पहले अधिकारी डरते थे, अब नहीं डरते। अब इन्हें गॉड फादर मिला है, अब कौन है मुझे नहीं मालूम। अब इसका पता लगाना है तो आप ढूंढिए। भाई मैं थक गया हूँ। मैं सिर्फ आपको करप्शन बता रहा हूँ कि क्या करप्शन है, कैसे ये लोग कर रहे हैं। अब मैं ढूंढने तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो मुझे मालूम है इसके पीछे कौन। तो दोस्तों ये चीज़ है। अब दूसरी सर्कुलर नंबर 173 ले लीजिए। अब 173 में आप मुझे किसी भी इशारे में, यदि आपका भी इशारे है तो आप एक आरटीआई डाल के पूछिए कि क्या आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 173 का कंप्लायंस किया है क्या। किसी भी स्कीम में नहीं होगी दोस्त। यदि आपकी प्राइवेट डेवलपमेंट में है या सरकारी भी है तो आपको राजपत्र घोषित करना है, और प्राइवेट में है तो बिल्डर से बाकायदा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है, इशारे के नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड पे इशारे का नाम आना चाहिए। ये रूल्स है। तो अधिकारी क्यों नहीं करते ये काम, क्यों नहीं करते? क्या अधिकारी के पास जवाब है इस चीज़ का? आज ये काम नहीं करने की वजह से डेवलपर्स अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार मॉर्गेज करते हैं बिना किसी को बताए। और इतना बताने के बाद भी वो वहाँ पे सीओ इशारे तक इस पर संज्ञान नहीं लेते। तो आखिर खोतवाड़ी भीमवाड़ा में चौहान डेवलपर को क्यों टर्मिनेट किया गया, जबकि उसके पार्टनर ने लोन लिया था? चौहान बिल्डर के नाम से कोई लोन था ही नहीं, और वो भी जो पार्टनर था वो आउट ऑफ इशारे कमिटमेंट आए, इशारे में उसका जिक्र ही नहीं था। तो चौहान डेवलपर को क्यों टर्मिनेट किया गया भाई? इसका जवाब देंगी सर, ये अपना इशारे वाले देंगे। तो भैया उनके साथ ना इंसाफी क्यों किया? बाकी लोगों के साथ आप इंसाफ कर रहे हो तो उनके साथ भी इंसाफ करना चाहिए था ना। यहाँ तो डेवलपर के नाम पे है लोन। हमारे डेवलपर ने 2017 में 80 करोड़ रुपया आईसीआईसी बैंक से लिया, इवन प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम चढ़ गया आईसीआईसी बैंक का। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये डीआरसी किसको मिलती है? डीआरसी किसको मिलती है? जो जमीन का मालिक है। तो क्या सीओ साहब मुझे समझाएंगे कि डीआरसी किसको मिलेगी? जो जमीन का मालिक है उसको डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट मिलता है, विकास हक प्रमाण पत्र। ये म्युनिसिपल कमिश्नर सिर्फ ऑनर को दिया जाता है। हा? तो ऑनर तो आईसीआईसी बैंक है। तो इस इशारे ने क्यों नहीं पूछा कि भैया आपने प्रॉपर्टी कार्ड कैसे ट्रांसफर हुआ, और यहाँ पे अधिकारी 173 में क्यों नहीं कंप्लायंस कर रहे? ये है करप्शन, ये है करप्शन। आपके इशारे में है, आप ये चीज़ को नोट कीजिए, आरटीआई डालिए, उसको बोलिए रजिस्टर्ड करिए और इशारे पे इशारे का नाम डलवाइए, वरना आपकी प्रॉपर्टी भी इसी तरह मॉर्गेज होगी और आप परेशान होंगे, बिल्डर पैसे उठाएंगे और कहीं और यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये बिल्डर के फंडे हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी के पैसे आपकी प्रॉपर्टी पे नहीं लगाएंगे, ये कहीं और लगाएं। जबकि 80 करोड़ का प्रोजेक्ट, 80 करोड़ रुपया लोन उठाया था, तकरीबन 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो क्यों नहीं डेवलपमेंट पूरा हुआ कि वापस से 35 करोड़ रुपया लोन लेना पड़ा विस्ट्रा आईटीसीएल से? तो दोस्तों ये है करप्शन। ये अधिकारी, ये इस डिपार्टमेंट के अधिकारी बड़े हो या छोटे, सब करप्शन में लिप्त है। अभी मुझे बताया ना, सारे 173 पे कितने स्कीम के अंदर आपने इम्प्लीमेंट किया है, बताइए ना, कितने स्कीम में किया है? या मेरे दर्शक बताया जिनके यहाँ पे स्कीम चल रही, क्या उनके यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है? प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम आया है सारे का? क्यों? आखिर क्या कारण है कि नहीं करते? तो बिल्डर को बेनिफिट देने के लिए। तो यही करप्शन। अब दोस्तों दूसरा सर्कुलर है 210 ए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं चाहता हूँ कि करप्शन का मैटर आज मैं यहाँ ख़त्म करूँ। करप्शन तो बहुत है, आगे आगे हम बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये चौथा वीडियो है। तो
हाँ, तीसरा या चौथा वीडियो। तो मैं सोचता हूँ अब आगे आरटीआई का सेशन चालू किया जाए, क्योंकि आरटीआई में लेट हो रही है, लोगों को उस चीज़ का समझना चाहिए। तो दोस्तों ये 210 200 ए जो भाड़े के मैटर पे निकाला गया है बाकायदा हाई कोर्ट के ऑर्डर से। अब 210 ए निकाला, उसमें क्या कहा गया है कि डेवलपर फेस वाइज प्रोग्राम करेंगे, पूरा प्लॉट खाली नहीं करेंगे, वो एक फेज़, दो फेज़ या तीन फेज़ में काम करेंगे। और जो भी झोपड़ीदार को खाली करना है उस फेज़ के अंदर में जो दिखाई देंगे झोपड़ीदार, मात्र उनको ही खाली किया जा करेंगे। अगर इसके अलावा किसी को खाली किया तो डेवलपमेंट परमिशन आपको डेवलप के लिए प्रपोजल फर्दर अप्रूवल नहीं होगा। तो ये चीज़ होने के बावजूद ये डिप्टी कलेक्टर एसआरई क्यों नहीं मानते सर्कुलर 210 ए को? अभी मैं रिसेंट की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। शांति नगर एसआरई है गोरेगांव में, कामा स्टेट में। वहाँ पे मुझे कुछ लोगों के फ़ोन्स आए तो 2 दिन पहले कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमें बिल्डर 12,000 रुपये भाड़ा दे रहे हैं। और उनको लेटर दिया कि बिल्डर ने कि 12 महीने का 12,000 रुपया आप दीजिए, मैं 12,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ। सर क्यों? तो 210 तो बोल रहा है कि भैया 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पीडीसी। 2 साल का भाड़ा तो 1 साल, तो काम होगा तो कानून के हिसाब करना पड़ेगा। तो कानून क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? जब सर्कुलर बनाए गए तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? ये चीज़ आज भी चालू है। ये सर्कुलर जो बनाता है वही सर्कुलर का अपमान करता है। ये बात मैं लिख के देता हूँ कि जो सर्कुलर बना रहे हैं वही सर्कुलर का अपमान कर रहे हैं, वही सबको इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों लोगों के लिए जब भाड़े के लिए बन गया प्रोविजन, यहाँ तक 210 ए में दिया गया कि 153 में भी 1 साल का भाड़ा नहीं, अब 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पीडीसी निर्धारित किया जाएगा। तो फिर ये 1 साल के भाड़े के लिए क्यों ऑर्डर्स हो रहे हैं? ये बिल्डर 1 साल के भाड़े के लिए क्यों बात कर रहे हैं? तो 2 साल के भाड़े 1 साल का पीडीसी अब जमा करिए, बात खत्म हो गई। लेकिन ये ड्यूटी के सारे भी इस चीज़ को नहीं मानते, खाली करिए। क्योंकि मेरे पास ऑर्डर्स पड़े वडाला के, ये डिप्टी के एसआरए ने ऑर्डर दिए, नहीं भाड़ा भरा, 15,000 भाड़ा, 15,000 भाड़ा दी के 15,000 की 2 साल का भाड़ा और 1 साल का पीडीसी है, उसके बारे में तो आपने ऑर्डर में लिखा ही नहीं। मतलब आप 210 सर्कुलर बनाते हो या कोई भी सर्कुलर आप बनाते हो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, लागू नहीं करते हो, अमल में नहीं लाते हो आप। यही है करप्शन। जहाँ कानून के विरुद्ध काम हो वो करप्शन है, कंटेम्प्ट है कानून का, तो करप्शन है वहाँ पे। क्योंकि जब किसी कानून को तोड़ा जाता है तो कानून की विपरीत काम होता है तो करप्शन ही कहलाता है। तो ये है करप्शन। तो क्या इस पर सीईओ एसआरई जवाब देंगे कि मैंने जितने सर्कुलर्स बताए उसमें किसी सर्कुलर में जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है? या मेरे दर्शक बताए कि जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है? दोस्तों मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हर चीज़ों में, हर कानून में इनके अलग फंडे नज़र आ रहे हैं। कानून से काम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? तो दोस्तों अब आने वाले समय में आपको भी सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों ये हम झोपड़ी धारक है ना, हम झोपड़ी धारक खाली अकेले डिसाइड कर लेना तभी सरकार का चयन कर सकते हैं। इतने लोग हैं हम, मोस्टली जो मेजॉरिटी में हम ही हैं झोपड़ी धारक, और हमारे साथ ही अन्याय हो रहा है। तो क्यों ना हम एक होके सरकार ही बदल दे, सरकार अपनी सरकार का चयन करें। आप जिसको चाहोगे वो सरकार आ सकती, क्योंकि आपके अंदर है ताकत, वोट की ताकत है, वोट की ताकत है और आपका अधिकार है, आपको कोई मना भी नहीं कर सकता है। आप स्वतंत्र सरकार भी बना सकते हैं जिससे आपके लिए काम हो, आपका काम हो, आपके द्वारा काम हो। ऐसी सरकार चुनना है आपको। ये सिर्फ आश्वासन देने वाले लोग नहीं चाहिए। दोस्तों मेरे डेवलपर्स को मैं बार बार कहता हूँ, सर आप बार बार आश्वासन देते तो आश्वासन से आदमी व्यथित हो जाता है, ध्यान रखिए। और हकीकत बात है, आश्वासन से व्यक्ति व्यथित होता है और वही आक्रोश फिर तकलीफ देता है।
और सरकार वही काम कर रही है जो लोगों को आश्वासन दे के व्यथित कर रही है, कानून बना के कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन सरकार को क्या पता नहीं है? तो सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि हिस्सारे में लोगों में त्राहिमाम क्यों है? हिसारे में लोगों में त्राहिमाम क्यों है? लोग परेशान क्यों हैं? लोग मुंबई छोड़ के क्यों जा रहे? कम से कम ये तो आप देखिए, मुंबई में से पलायन हो रहा है, मुंबई को रोका, क्यों भाग रहे हैं? कारण क्या? क्या सरकार इसके ऊपर कमेटी बिठाएगी? क्या सरकार इस चीज़ की सुनवाई करेगी? नहीं, कि सरकार तो पर्दे के पीछे खुद चाहती है मुंबई खाली कराना, ये इनका ध्येय है। ये मैं खुले रूप से बोलता हूँ दोस्तों, जिसको जो भी एक्शन लेना है मेरे ऊपर लीजिए, लेकिन मैं मेरे झोपड़ीधारी भाइयों को सत्य बताऊंगा और सच्चाई के साथ ही रहूँगा। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। तो सरकार बताया ना, जो मैंने 4 एपिसोड में जो मैंने बताया ये सर्कुलर में क्या होती, एक भी चीज़ गलत बता दे, मैं गलत बता रहा हूँ तो मान जाऊंगा मैं, एक भी चीज़। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अब ये जो करप्शन का मुद्दा है, अब आने वाले समय में जो भी आएंगे मैं उसके बारे में डिटेल करूँगा। लेकिन अभी हमारा जो आरटीआई का जो सेशन है, आरटीआई की पाठशाला, वो अभी बंद है। तो अगले एपिसोड से, अगले वीडियो से हम आरटीआई के विषय में चालू करेंगे, क्योंकि वो भी सेशन ख़त्म करना है, क्योंकि अभी उसके अच्छे चैप्टर्स चालू होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय महाराष्ट्र, मिलेंगे अगली वीडियो में।